नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर नौसेना क्षेत्र से। जल्द ही समुद्री थिएटर कमान यानी मैरीटाइम थिएटर कमांड की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2021 में गठन के लिए प्रस्तावित 5 थिएटर स्तरीय कमान में से एमटीसी प्रथम है। अन्य थिएटर कमानों में एक वायु रक्षा थिएटर कमान और 3 थल सेना थिएटर कमान शामिल हैं। किसी विशिष्ट सैन्य इकाई को कमान के अधीन रखने का उद्देश्य वर्तमान के उच्च प्रौद्योगिकी आधारित युद्ध में प्रयोजनों को पूर्ण करना है। इसके साथ ही इस उद्देश्य के लिए संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। एक ही थिएटर कमांड के नेतृत्व में थल सेना, नौसेना इकाइयों और विमानन परिसंपत्तियों के सभी संसाधनों को संकलित करना है। वर्तमान संरचना में 17 अलग अलग कमान शामिल हैं, जिनमें से 7 थल और 7 वायुसेना से संबंधित हैं और 3 नौसेना के नेतृत्व में हैं। अंडमान और निकोबार कमान तथा सामरिक बल कमान केवल 2 एकीकृत त्रिसेवा कमान हैं। आइए अब इस प्रस्तावित एमटीसी यानी मैरीटाइम थिएटर कमान के बारे में जानते हैं। ये वर्ष 2017 के संयुक्त बलों के सिद्धांतों में निहित विस्तृत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नौसेना, थल सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल की परिसंपत्तियों को एकीकृत करेगी। ये सिद्धांत सशस्त्र बलों के बीच उच्च अंतर संक्रियता और सुसंगतता का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य विविध भौगोलिक क्षेत्रों के साथ अनुकूलन करने के लिए एक लचीली बल संरचना का उपयोग करके शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए नौसेना, वायुसेना और थल सेना के बीच समन्वय स्थापित करना है। इसमें पूर्वी और पश्चिमी दोनों नौसेना कमान शामिल होंगी तथा अंडमान और निकोबार कमान को पूर्वी सेना कमान के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अगली खबर चक्रवात से संबंधित है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में निर्मित चक्रवाती तूफान को लेकर तमिलनाडु और केरल में चेतावनी जारी की गई है। एक सप्ताह पहले दक्षिणी राज्यों को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात निवार के बाद बंगाल की खाड़ी में एक नया तूफान बुरेवी निर्मित हो रहा है। आपको बता दें कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र वृत्ताकार तूफान होते हैं जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होते हैं। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कम वायुमंडलीय दाब, प्रचंड पवनें और अत्यधिक वर्षा होती है। इन्हें उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में हैरिकेन, दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन में टाइफून और उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। इन चक्रवातों के निर्माण के लिए समुद्र की सतह का उच्च तापमान, कोरियोलिस बल की उपस्थिति, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में कम अंतर, एक पूर्व मौजूदा निम्न दाब क्षेत्र, समुद्री तलतंत्र और ऊपरी अपसरण आदि आवश्यक परिस्थितियां होती हैं। अब आपको बताते हैं कि अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी चक्रवात के प्रति अधिक प्रवण क्यों है। बंगाल की खाड़ी उच्च वर्षा प्राप्त करती है, जो कि चक्रवात के निर्माण के लिए आवश्यक आर्द्रता प्रदान करती है। वहीं प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाले टाइफून भी बंगाल की खाड़ी में निर्मित चक्रवातों को प्रभावित करते हैं, जबकि अरब सागर के मामले में ऐसा नहीं है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के ताजे जल के लगातार अंतर्वाह से गर्म जल के लिए शीतल जल के साथ मिश्रण असंभव हो जाता है, जिससे एक चक्रवाती अवदाब के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ वर्ष भर चलने वाली मंद पवनें मौसम के तापमान को 28 डिग्री से अधिक बनाए रखती हैं। आइए अब चक्रवात प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा की जा रही पहलों के बारे में जानते हैं। चक्रवात के पूर्वानुमान, निगरानी और चेतावनी प्रणाली के उन्नयन के लिए विश्व बैंक के साथ राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना का क्रियान्वयन किया गया है। भारत में व्यापक तटीय प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय क्षमता में सुधार के लिए एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना का संचालन किया जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बेहतर तैयारी सुनिश्चित करने के लिए चक्रवातों का रंग संकेत वर्गीकरण किया है। अगली खबर नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की परिकल्पना के समक्ष कठिन चुनौतियां विद्यमान हैं। आपको बता दें कि भारत ने वर्ष 2022 तक 220 गीगावाट और वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने की अपेक्षा की है। वर्तमान संस्थापित रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता लगभग 90 गीगावाट है, जिसमें से 36 गीगावाट सौर और 38 गीगावाट पवन ऊर्जा शामिल है। आइए अब जानते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में मौजूदा चुनौतियों को। इसके तहत अपर्याप्त विद्युत खरीद समझौते, पिछले 2 वर्ष में प्रदान की गई सौर ऊर्जा परियोजनाओं के 18 गीगावाट में से 16 गीगावाट में पावर परचेजिंग एग्रीमेंट को शामिल नहीं किया गया है। इन परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता एक सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है।
पारेषण अवसंरचना का अभाव भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। अगर पारेषण की बात करें तो लगभग 24 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता के लिए अन्य केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई परियोजनाओं के लिए पारेषण कनेक्टिविटी नहीं है। वहीं डिस्कॉम्स यानी विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा स्वच्छ ऊर्जा विकासकर्ताओं को विलंब से या बिल्कुल ही भुगतान नहीं करने की वजह से निवेशकों की रुचि कम हुई है। आइए अब जानते हैं इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। विकासकर्ताओं को स्वचालित मार्ग के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की 100% तक की अनुमति देकर सुविधा प्रदान की गई है। जून 2023 से पहले प्रारंभ होने वाली नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस और नुकसान को माफ किया जाएगा। वर्ष 2022 तक की अवधि वाले नवीकरणीय खरीद दायित्वों यानी रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन आरपीओज के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। अगली खबर नदी तंत्र से संबंधित है। भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के निर्माण कार्यों को प्रतिसंतुलित करने के लिए नदी पर बांध बनाने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश में 10 गीगावाट की क्षमता की जल विद्युत परियोजना के निर्माण की योजना पर विचार कर रही है। ये विचार उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें ये उल्लेख किया गया था कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी के निचले भाग पर एक विशाल बांध का निर्माण कर सकता है। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच ब्रह्मपुत्र पर बांध का निर्माण संभवतः दूसरे विवाद बिंदु के रूप में विकसित हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि चीन के इस कदम का भारत के लिए क्या सरोकार है। भारत की नदियों के कुल प्रवाह का 29% और भारत की कुल जल विद्युत क्षमता का लगभग 44% हिस्सा होने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी अत्यधिक महत्व की है। ये भारत की नदी इंटरलिंक्ड परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। यदि चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर इस तरीके के बांध का निर्माण करता है तो भारत में जल गुणवत्ता, पारिस्थितिक संतुलन और बाढ़ प्रबंधन प्रभावित हो सकते हैं। ये नदी के अनुप्रवाह क्षेत्र में चीन की प्रथम परियोजना है। ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। चीन के अन्य बांध जैसे झागुमो, जिक्सू आदि केवल ऊपरी या मध्य विस्तार पर स्थित हैं। चीन के इस कदम को काउंटर करने के लिए अब भारत के पास क्या क्या उपाय हैं? भारत उन देशों के गठजोड़ का नेतृत्व कर सकता है जो सीमा पार नदियों को साझा करते हैं और इसके लिए एक साझा संस्थागत तंत्र की स्थापना करते हैं। एक दक्षिण एशियाई जल सूचना ग्रिड को बढ़ावा देना और जल प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों का अनुसरण करना आदि। अगली खबर जलमार्गों से संबंधित है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 3 नदी टर्मिनलों के निजीकरण के लिए निविदा शर्तों को सरल बनाया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर वाराणसी, हल्दिया और साहिबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनलों के निजीकरण के लिए निविदा शर्तों में राहत प्रदान की है। मल्टी मॉडल टर्मिनल का निजीकरण सज्जित करना, संचालन, स्थानांतरण के आधार पर किया जा रहा है, यानी इक्यूप, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल के आधार पर किया जा रहा है। ईओटी मॉडल का उपयोग वहां किया जाता है जहां बुनियादी ढांचा पहले से मौजूद है और पूंजीगत निवेश की कोई आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक विस्तृत है। ये गंगा, भागीरथी, हुगली नदी तंत्र से संबंधित है। ये जलमार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। मल्टी मॉडल टर्मिनल कार्गो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कम से कम 2 या अधिक मार्गों जैसे सड़क, रेल और जलमार्ग के संयोजन का उपयोग करता है। मल्टी मॉडल टर्मिनल को जलमार्ग विकास परियोजना के हिस्से के रूप में निर्मित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य 1500 से 2000 टन वजन के बड़े जहाजों के नौपरिवहन के लिए वाराणसी से हल्दिया के बीच गंगा नदी के विस्तार को विकसित करना है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों को विशेषकर कार्गो संचालन के लिए परिवहन के एक वहनीय और पर्यावरण के अधिक अनुकूल साधन के रूप में बढ़ावा देना है। भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर का नौवहन योग्य जलमार्ग विद्यमान है, लेकिन सड़क मार्ग के 65% और रेल मार्ग द्वारा 27% की तुलना में जलमार्ग के माध्यम से माल की आवाजाही 5% से भी कम है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। जम्मू एवं कश्मीर का रोशनी अधिनियम। जम्मू और कश्मीर राज्य भूमि कब्जाधारी के लिए स्वामित्व का अधिकार अधिनियम, जिसे रोशनी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, कार्यान्वयन में अनियमितताओं से संबंधित आरोपों के बाद अब इसे अमान्य घोषित कर दिया गया है। आइए जानते हैं अधिनियम के बारे में। इसके अंतर्गत राज्य भूमि के स्वामित्व अधिकारों का कब्जाधारियों को हस्तांतरण का प्रावधान किया गया है। इसकी लागत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती थी। इससे होने वाली आय को जल विद्युत परियोजनाओं को आरंभ करने पर व्यय किया जाना था, इसलिए इसका नाम रोशनी रखा गया था।
के कर्व ने कई वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकों और एनबीएफसीज के बीच विद्यमान असमानता को उनकी विशेषताओं के संदर्भ में दर्शाया है, जो ये दर्शाता है कि बैंकों और एनबीएफसीज का भावी विकास क्या है और ये कितनी लाभकारी हैं। के वक्र के विस्तृत होने का अर्थ होगा कि असमानता बढ़ रही है, जबकि के वक्र के विस्तार का संकीर्ण होने का मतलब होगा कि समानता बढ़ रही है। ग्रीन चारकोल। हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा ग्रीन चारकोल हैकाथॉन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य खेतों में कृषि अवशेषों को जलाने की प्रथा को समाप्त करके वायु को स्वच्छ बनाना, कृषि अवशेषों से नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना आदि है। ग्रीन चारकोल एक प्रकार का जैव ईंधन है जिसे स्थानीय और वहनीय रूप में बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए मौसम और क्षेत्र के लिए अनुकूल कृषि अपशिष्ट पदार्थों को एक भट्टी में कार्बनीकृत किया जाता है। इसका दहन स्वच्छ होता है और ये धुएं के जोखिम को कम करता है, जो कि श्वसन संक्रमण के लिए उत्तरदायी है। भारत का पहला 100 ऑक्टेन संख्या युक्त पेट्रोल XP100। हाल ही में इंडियन ऑयल ने देश में विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 को लॉन्च किया है। XP100 ब्रांड नेम वाला ये प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल 10 शहरों में लॉन्च किया गया है। ऑक्टेन संख्या आवेशित होने वाले ईंधनों के प्रतिरोध की एक माप है, यानी ऑक्टेन संख्या जितनी उच्च होती है, ईंधन उतना ही स्थिर होता है। आपातकालीन उपयोग स्वीकृति EUA इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। टीकों को प्रशासित करने से पहले एक विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। हालांकि कोविड-19 जैसी आपातकालीन स्थितियों में विनियामक प्राधिकरणों ने वैक्सीन और दवाओं को अंतरिम स्वीकृति प्रदान करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है। अंतिम परीक्षणों के पूर्ण होने तक EUA यानी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दवा या वैक्सीन को लोगों पर उपयोग करने की अनुमति होती है। भारत के औषधि विनियमों में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए प्रावधान नहीं किए हैं और इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से परिभाषित या सुसंगत भी नहीं है। भारत में इसके लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है। हॉर्नबिल उत्सव। ये नागालैंड की एक देशज योद्धा जनजातियों के सबसे बड़े समारोहों में से एक है। इसे हर वर्ष दिसंबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इस त्योहार का उद्देश्य नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित करना और उसकी रक्षा करना है। इसके अलावा ये उत्सव इस राज्य की अति कल्पनाशीलता और परंपराओं को भी प्रदर्शित करता है। इस उत्सव का नाम राज्य में सर्वाधिक श्रद्धेय हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जिसका महत्व कई जनजातीय सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों, गीतों और नृत्यों में दिखाई देता है। बोको हराम। हाल ही में नाइजीरिया में बोको हराम द्वारा लगभग 110 किसानों की हत्या की गई है। बोको हराम उत्तरी नाइजीरिया में एक आतंकी समूह है जो देश में सत्ता परिवर्तन करने और इस्लामिक राज्य बनाने के लिए संघर्षरत है। बोको हराम इस्लाम के एक ऐसे संस्करण को बढ़ावा देता है जो मुस्लिम समाज के लिए पश्चिमी समाज से संबंधित किसी भी राजनीतिक या सामाजिक गतिविधि में भाग लेने के लिए निरुद्ध करता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, मास्क पहने। नमस्कार।